हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं बेटा। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में और उसके अनुप्रयोग डिस्कस करते समय हमने देखा कि कैसे भिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव ज्ञात किए जा सकते हैं। भिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव ज्ञात करने के बाद हम लोगों ने उसे एक श्रेणी में व्यवस्थित किया। क्या बोलते हैं उसको बेटा? विद्युत रासायनिक श्रेणी। आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंकित प्रश्न आता है, थ्योरी आती है, ठीक, दोनों ही आते हैं, है ना। बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पर कोई भी क्वेश्चन हो उसमें एक चीज़ है कि ये सब इजी है, टफ नहीं है, बस तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर तुम अंकित प्रश्न बनाते हो इस चैप्टर का और पेपर में इस चैप्टर का अंकित प्रश्न आता है तो नसीब वाले हो, क्योंकि इससे इजी अंकित प्रश्न तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। दिमाग नहीं लगाना है, खाली पेन लगाना है, 2-3 स्टेप लगाए आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इतना ही आसान टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। हेडिंग लगा लेता हूं बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग में क्या क्या अनुप्रयोग हैं? काफी सारे हैं, एक एक करके पढ़ते जाते हैं। पहला अनुप्रयोग, किसी संभावित विद्युत रासायनिक सेल में एनोड व कैथोड का अनुमान लगाना, ठीक है। मतलब पहला एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, एनोड व कैथोड का अनुमान लगाना। अगर हम लोग किसी विद्युत रासायनिक सेल में ये पता कर लें कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है, पता चलता है यार, बड़ा जरूरी होता है ना। प्लस माइनस, है ना, सर्किट में जोड़ते समय। कभी टीवी का रिमोट में हम लोग बैटरी लगाते हैं, देखना 2, और उसके बाद चला के देखते हैं और नहीं चलता है तो फिर क्या करते हैं? फिर दिमाग में ख्याल आता है पुराने एक्सपीरियंस से, नहीं क्या किए रहते हैं हम, 2 बैटरी को गलत तरीके से लगा दिए रहते हैं। 2 में से एक बैटरी भी गलत लगा दिए, जिधर प्लस लगाना चाहिए उधर माइनस लगा दिए, जिधर माइनस लगाना चाहिए उधर प्लस लगा दिए। फिर रिमोट काम नहीं करना, जितना चेप लो, है कि नहीं। तो वो इसलिए क्योंकि तुमको पता नहीं है कि कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है, कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है। तो अगर कोई विद्युत रासायनिक सेल लिए तो तुम पता कर सकते हो विद्युत रासायनिक श्रेणी देखकर कि मोस्ट प्रोबेबली इसका एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा। सांद्रता में बड़ा परिवर्तन या बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो एनोड कैथोड जो है वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अनुमान लगाने का मतलब ये है कि तुम पता कर सकते हो कि दिए हुए विद्युत रासायनिक सेल में कौन एनोड और कौन कैथोड का कार्य करेगा। जैसे कि अगर हम एक डमी विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखें तो शुरू कहाँ से होगा? फ्लोरीन से। F2 to 2F माइनस कितना होता है? ऑलमोस्ट 2.85 या 84 वोल्ट, ठीक है। आगे आए तो E0 Ag प्लस 2Ag, है ना, कितना होता है इसका? 0.80 वोल्ट। और नीचे आए तो E0 कॉपर प्लस 2 कॉपर कितना होता है? प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। सब प्लस में है ना बेटा। इसके बाद बीच में बहुत हैं और फिर अगर मैं 2H प्लस 2H2 लिख दूँ, हाइड्रोजन का कितना होता है? 0 वोल्ट, ऐसा होता है। फिर अगर तुम कुछ नेगेटिव ले लो तो जैसे Zn प्लस 2 Zn है, इसका होता है माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक। और नीचे आ जाए E0 लिथियम प्लस 2 लिथियम, है ना, जगह नहीं है ना तो और भी लिख सकते थे, माइनस 3.04 या 0.5 ऐसे वोल्ट ले सकते हैं ना। वो पॉइंट में थोड़ा मोड़ा डिफरेंस अलग अलग बुक में मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया रीडिंग हमारा। अब मुझे पता करना है कि इसमें कैथोड कौन है और एनोड कौन है। तो अगर मैं एक सेल लूं जिसमें सिल्वर और कॉपर है तो इन दोनों में से कौन एनोड का काम करेगा और कौन कैथोड का काम करेगा?
तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित जो इलेक्ट्रोड है ये, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में, इसमें अपचयन होगा, और जिसमें अपचयन होता है जिसका अधिक है उसमें क्या होगा, अपचयन होगा। और अपचयन जिसमें होता है वो किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह, और जिसमें ऑक्सीकरण होता है वो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। तो सिल्वर कैथोड की तरह काम करेगा, कॉपर एनोड की तरह काम करेगा। बट अगर कॉपर और जिंक का कोई सेल बन जाए तो यहाँ पर कॉपर कैथोड की तरह काम करेगा, जिंक एनोड की तरह काम करेगा। मान लो सिल्वर और लिथियम का कोई सेल बन जाए तो सिल्वर ऊपर है तो वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह, लिथियम किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा, है ना। मतलब श्रेणी में ऊपर स्थित इलेक्ट्रोड जो है वह कैथोड के समान, और श्रेणी में नीचे स्थित इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड के समान कार्य करता है। इसे नोट कर लेते हैं, है ना। श्रेणी में ऊपर स्थित इलेक्ट्रोड कैथोड के समान जबकि नीचे स्थित इलेक्ट्रोड एनोड के समान कार्य करता है। ठीक, तो तुमको कोई भी दो सेल, टीन, आयरन, ठीक है, कुछ भी एल्यूमिनियम, ऐसा कुछ भी दे दे तो तुम उसमें पता कर सकते हो कि इन दोनों में से कौन कैथोड है और कौन एनोड, क्योंकि जो ऊपर है वो कैथोड है और जो नीचे है वो एनोड है। तो इस तरह से हम लोग पहले अनुप्रयोग को समझ गए, एनोड व कैथोड का अनुमान लगाना। अनुप्रयोग नंबर 2 देखते हैं। अनुप्रयोग नंबर 2 है किसी संभावित विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। यह दूसरा अनुप्रयोग है। क्या कि किसी संभावित विद्युत रासायनिक सेल का क्या ज्ञात करना, विद्युत वाहक बल, है ना। जैसे E0 सेल होता है, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। राइट को हम कैथोड भी लिख सकते हैं और लेफ्ट को एनोड भी लिख सकते हैं। ठीक, तो कैथोड माइनस एनोड करना है। तो जैसे कि हम अगर कोई डेनियल सेल ले लें, डेनियल सेल में हम क्या जानते हैं, Zn+2 एक्वस डबल बार कॉपर +2 एक्वस सिंगल बार कॉपर, ऐसा होता है सर। तो इसमें तुम E0 सेल अगर देख रहे हो, ये हो जाएगा E0 राइट माइनस लेफ्ट, कॉपर +2 टू कॉपर माइनस E0 Zn+2 टू Zn। देखो क्या है कि जब तुम यार रीडिंग लोगे तो केवल अपचयन विभव का ही रीडिंग लोगे। ये फॉर्मूला अपचयन विभव पर बना है। तुम बोलोगे सर अपचयन विभव के अलावा भी कुछ होता है। हाँ, ऑक्सीकरण विभव हो सकता है। जैसे कि अगर E0 कॉपर +2 टू कॉपर अपन लेते हैं तो ये +0.34 वोल्ट है। अगर मैं लिखूं E0 कॉपर टू कॉपर +2 तो ये हो जाएगा -0.34 वोल्ट। चिन्ह का फर्क होता है। अपचयन विभव प्लस में है तो ऑक्सीकरण विभव माइनस में होगा, ऑक्सीकरण विभव प्लस में है जिसका, उसका अपचयन विभव माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो +2 से 0 मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, तो ये अपचयन है। पर यहाँ 0 से +2 मतलब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो रही है, मतलब ये ऑक्सीकरण है। हम लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, हमको केवल कौन सा यूज करना है, अपचयन विभव।
तुम यूज नहीं कर सकते कौन सा, ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, यहाँ पर जरूर तुम देखोगे कि ये जो पहला सेक्शन है, लेफ्ट वाला सेक्शन है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट वाले सेक्शन में अपचयन हो रहा है, मतलब प्रक्रिया है। बट तुम देख रहे हो मैंने दोनों में अपचयन विभव यूज किया, क्योंकि सूत्र ही इस तरह से बनाया गया है कि वहाँ केवल अपचयन विभव का उपयोग करना है, तुम ऑक्सीकरण विभव का उपयोग वहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर तुम नहीं कर सकते ऑक्सीकरण विभव का उपयोग, तो केवल अपचयन विभव का उपयोग कर सकते हो। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस 0.34 होता है, माइनस 0.76 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0.34 माइनस इंटू माइनस प्लस 0.76, तो ये 6 4 10 का शून्य, हाथ में लाए 7 3 10 और 11, तो 1.1 वोल्ट हो गया। ठीक है, 1.1 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि हमने डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल निकाला। अब ये जो डेनियल सेल है ज्ञात है, डेनियल ने बताया था, हम एक नया सेल बना सकते हैं। अब नया सेल अपन बना रहे हैं, मान लो मैं एक ऐसा सेल बना रहा हूँ जिसमें सिल्वर कैथोड है और लिथियम एनोड है ना, मतलब एक संभावित सेल ले लेते हैं। किसी ज्ञात या संभावित सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, तो एक संभावित सेल ले लेते हैं हम। जैसे कि संभावित सेल में मैं क्या ले लिया, लिथियम को एनोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें, एक्वस लिख ले रहा हूँ, और क्या बोला था, सिल्वर को कैथोड, Ag+2 Ag। ठीक, अब अगर मैं इसका विद्युत वाहक बल निकालना चाहूँ तो भी निकाल सकता हूँ। E0 सेल क्या होगा, E0 राइट, राइट में कौन है, सिल्वर है, माइनस E0 लेफ्ट, लेफ्ट में कौन है, लिथियम। ठीक है, एक मिनट ना, यहाँ एक गलती हुई थी, क्या लिखना चाहिए था मुझे, लिथियम प्लस टू लिथियम, लिथियम टू लिथियम प्लस, मतलब ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा जो यूज नहीं कर सकता। 0.80 होता है ये, और ये माइनस 3.05 होता है, तो ये हो जाएगा 0.80 माइनस इंटू माइनस प्लस 3.05, तो ये हो जाएगा 3.85 वोल्ट। ये तो इससे अच्छा सेल हो गया, ये तो केवल 1 वोल्ट का है, वो तो लगभग 4 वोल्ट का दिख रहा है। तो इस तरह से तुम लिथियम और सिल्वर यूज कर सकते हो, तुम लिथियम टीन यूज कर सकते हो। इसीलिए हम लोग लिथियम आयन बैटरी लेते हैं कि लिथियम का विद्युत वाहक बल बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से जो परिणामी विद्युत वाहक बल आता है सेल का, है ना, वो अच्छा खासा आ जाता है, तो एक बैटरी बढ़िया काम करने लगती है। इसीलिए हम लोग लिथियम आयन बैटरी ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो किसी संभावित सेल का हम लोग विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, E0 सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं, इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ दिस, है ना। हम सेकेंड एप्लीकेशन यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा अनुप्रयोग देख रहे हैं कि हम किसी संभावित विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। ठीक, चाहे वो सेल ज्ञात हो, प्रयोग किया हो या नहीं किया हो, तो उसका एक मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करना दूसरे अनुप्रयोग की सहायता से आसान है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल्स का, तो याद रखेंगे कि इस तरह का तुमको न्यूमेरिकल आ सकता है और वो 2 मार्क का होगा। ठीक, इट इज ए 2 मार्क क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। टेंशन मत लो, तुम्हें बस सेल रिएक्शन देगा और वैल्यूज, बस यार 2 स्टेप बनाना है और उसके साथ तुमको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। तो ये हम लोगों ने दूसरा अनुप्रयोग देख लिया, है ना। तुमको ये नहीं कि ये सब वैल्यूज रट्टा मानने हैं, रट्टा नहीं मानना है, वो एग्जाम में दिया रहता है वैल्यू, है ना, तो वैल्यूज रट्टा नहीं मानने हैं। ठीक है, हाँ, अनुप्रयोग लिखना हो तो उस समय तुम लिखोगे कि हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से किसी संभावित ज्ञात या ज्ञात विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, ऐसा करके एग्जाम्पल लिखोगे तो एक आध रीडिंग तो चाहिए होगी ना, तो 2-3 रीडिंग याद कर लेना है, जैसे मैंने याद कर रखे हैं और पढ़ा ले रहा हूँ। वैसे 2 4 10 रीडिंग याद करना चाहो तो कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि पूरा श्रेणी पकड़ करके रट्टा मारने बैठ गए, है ना। कुछ टीचर बोलते हैं भैया रट्टा मार के बताओ, है ना, मैं सुनूंगा, और वो बुक देख देख करके तुमसे पूछ रहा है, इतना ही है तो बिना बुक देखे पूछे, है,
उसको याद है कि नहीं, पलट के तुम पूछ लो, फिर उसका पोल खुल जाएगा, है ना। खुद तो याद किया नहीं, तुमको याद करने के लिए बोल रहा है ना। ठीक, अगर याद करना जरूरी है तो खुद याद करो, है ना। याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, इस चीज को समझो। विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करना जरूरी नहीं है, ठीक। उसको तुमको एग्जाम में वैल्यू दिए रहते हैं, है ना, तो उसका टेंशन नहीं लेना। 2 अनुप्रयोग हो गया। तीसरा अनुप्रयोग, अनुप्रयोग क्रमांक 3 में हम देखेंगे कि क्या है, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता की गणना करना। हमें पता करना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है या नहीं है ना, मतलब रिएक्शन संभव है या नहीं है ना। अब इसको समझने के लिए सोचो कि मैं एक चित्र बना रहा हूं जिसमें ये तुम हो, ठीक, बढ़िया लग रहा हो, देखो, है ना। अब अगर तुम बॉय हो तो देख लो, और अगर गर्ल हो तो मैं चोटी बना दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज तुम जो भी हो, चोटी वाली हो कि बिना चोटी वाली हो, डिसाइड कर लो, है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। और मैंने तुम्हारे सर में एक वजन रख दिया, ये वजन है 2000 kg, और तुमने इसको बड़े प्यार से उठा लिया, आराम से ही हो। चित्र में देखें, अच्छा लगा, सकोगे, चेयर पे टा जाओगे बे, 2000 kg थोड़ी ना उठा सकोगे, हैं, समझ रहे हो, यहाँ पता नहीं चलेगा। वो पूड़ी मेकर देखे हो, पूड़ी मेकर में ऐसे करके उठाते हैं, उसमें आटा किलो ही डालते हैं, और ऊपर से ऐसे करके फिर हटा के देखने से कैसे दिखता है जान रहे हो, वैसे हो जाएगा तुम्हारा हाल है, समझ रहे हो, पूरा का पूरा चेयर पर टाच जाओगे, समझ रहे हो। 2000 kg थोड़ी ना उठा सकोगे बे, पर चित्र में तो बन गया है, लिखने में क्या जाता है, बट वो रियल नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, ठीक है, वो संभव नहीं है ना। वैसे तो मैं सपने में बहुत दिन राजा बनता हूँ, सवेरे उठने में पोल खुल जाता है ना, ठीक है। मैं रात भर सपने में देखा कि मेरे बड़े सारे नौकर चाकर थे, सवेरे उठ के देखा तो खुद नौकर टाइप का काम कर रहा था, है ना। जिंदगी ऐसी होती है ज्यादातर लोगों की, है ना। एक तो कभी कभी रिएक्शन में दिखने पर जो सही लग रहा होता है वो होता भी नहीं है सही, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, देखता हूँ ना, हाँ, Zn प्लस हम लिख रहे हैं AgCl gives ZnCl2 प्लस 2Ag। बढ़िया लग रहा होगा रिएक्शन, नहीं। दूसरा, मान लो Ag प्लस CuCl2 है, इसको लिखा 2AgCl प्लस C। दो रिएक्शन दिख रहे हैं, संतुलन अंतुलन को मत देखो, संतुलन अंतुलन हिसाब से देखने पर सही है सब कुछ, नहीं होगा। जिंक जो है वो सिल्वर को, एक जिंक इधर, एक जिंक, 2 सिल्वर इधर, 2 सिल्वर, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन, दिक्कत कहाँ है, 2 सिल्वर इधर, 2 सिल्वर, 1 कॉपर इधर, 1 कॉपर, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन, तो दोनों रिएक्शन ठीक है। ट्राई मार के देखते हैं कि दोनों रिएक्शन ठीक है कि नहीं। रिएक्शन वही सही है जिसके लिए E0 सेल ग्रेटर देन 0 सच दैट इक्वल्स टू पॉजिटिव आएगी। जिसके लिए E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जिस रिएक्शन के लिए, वही सही है, और जिसके लिए नहीं आएगी वो नहीं है, ध्यान देना। जिंक का ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर कितना है, 0, इधर कितना है, +2। देखोगा बच्चों, रेडॉक्स पढ़ के आ रहे हो ना 11th में, हैं, तो मैं तुमसे अपेक्षा रखता हूँ कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने जानते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हैं। और वो भी नहीं जानते हो तो उसका क्या कर लेंगे, है ना, उसके लिए कमेंट करो, फिर मैं बताऊंगा। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। सिल्वर का देखोगे तो यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 0 है,
ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन। जिसका अपचयन होता है वो किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो किसकी तरह काम करता है, एनोड की तरह। तो अगर मैं यहाँ E0 सेल निकालूं तो क्योंकि सिल्वर का अपचयन हो रहा है इसीलिए वो कैथोड की तरह काम करेगा ऐसे, और यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है इसीलिए वो एनोड की तरह काम करेगा। तो अगर निकालोगे 0.80 माइनस 0.76, 0.80 प्लस 0.76, तो ये आ गया 6 धन 0 बराबर 6, 7 दूनी 14 और 1 15। हाँ, कैसे आया, प्लस में आया वैल्यू। ये संभव है, ये संभव है, ये वाला रिएक्शन जो है वो संभव है। थोड़ा सा जगह बना लेते हैं इसके लिए। पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री नाउ। इसका मतलब बहुत प्रयास से हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हैगा, और क्या, खाना ढूंढते रहो, कैसे करोगे, है ना, ठीक। यहाँ पर कितना है, +2, यहाँ पर कितना है, 0। ये देखा, ये देखा, हाँ। इसका क्या हुआ है, सिल्वर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, और कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, देख पाए ना। तो अगर यहाँ पे हम लोग E0 सेल निकालते हैं तो क्या होगा, E0 Cu + 2 to Cu minus E0 Ag + 2Ag, ये हो गया +0.34 माइनस 0.80। वाह, ये तो गड़बड़ हो गया। तो 80 से 34 घटा दो, मतलब नहीं तो कितना आएगा, 6, 7 में से 4, ओह, माइनस 0.46 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये रिएक्शन संभव नहीं है बेटा, एकदम संभव नहीं। जानते हो, डॉग ब्रीड्स के बारे में नॉलेज है। एक होता है पामेरियन डॉग। पामेरियन डॉग एक ऐसे प्रजाति का डॉग होता है जिसको गोदी ले लेके घूमा जाता है। नहीं तो बहुत ही प्यारे होते हैं, हाँ मेरा सोना, मेरा कैसे कैसे करते रहते हैं लोग, धर के घूमते हैं कुत्ता को, हाँ ठीक है। कुत्ता तुम्हारा प्रोटेक्शन नहीं करता, तुम कुत्ते का करते हो, है ना, इतना बड़ा कुत्ता होता है ना, ठीक है। अभी कोई बढ़िया ब्रीड ले लो, कोई गार्ड ब्रीड, रॉटवाइलर ले लो, है ना, बड़े प्यारे होते हैं। इतना अच्छा बाइट फोर्स होता है रॉटवाइलर का कि हमारी जो सबसे मजबूत हड्डी है जंघा की, उसको भी एक बाइट में तोड़ दे बंदा, एक बाइट में, एक ही बार काटेगा और यहाँ की हड्डी टूट जाएगी, है ना। तो जिसके पास भी रॉटवाइलर है वो संभाल के, और किसी और के पास है तो तुम तो एक दिन में संभाल के जाना भाई, है ना। पता चला उसने लेग पीस निपटा दिया तुम्हारा, है कि नहीं, ठीक, और तुम आउट ऑफ लेग हो गए, है ना, ठीक है, क्योंकि लेग पीस निपट गया, हड्डी टूट गई, है ना। तो अगर सोचो पोमेरियन जो है उसके पास एक बड़ा सा लेग पीस था, तुम्हारा वाला नहीं, वो मुर्गे वाला, ठीक है, और वहां पर कोई रॉटवाइलर आया तो पोमेरियन तो पूंछ ऐसे नीचे करके चुपचाप निकल लेगा, रॉटवाइलर आ जाएगा, है ना। तो पोमेरियन को रॉटवाइलर ने भगाया, ये सही लगता है, पर टॉम एंड जेरी का कार्टून छोड़ के कहीं देखे हो चूहे ने बिल्ली को भगाया? कहीं नहीं, वो खाली कार्टून में हो सकता है, समझ रहे हो, वो खाली कार्टून में हो सकता है और कहीं संभव नहीं है ना। है, चूहा कभी बिल्ली को दौड़ाएगा, बिल्ली मुंह खोल करके उसी समय निपटा देगी उसको, है ना, ये बढ़िया नाश्ता था बोलेगी, है कि नहीं, ठीक। तो अगर पोमेरियन चाहे भी तो कभी रॉटवाइलर को भगा नहीं सकता, क्योंकि वो शक्तिशाली है। इसी तरह देखें, जिंक जो है वो सिल्वर को खो कर सकता है। खो खो खेलो रे, खो खो, खो खो में क्या करते हैं, पीछे से जाके खो करते हैं, सामने वाला गो हो जाता है, ऐसी होता है ना। तो जस्ते ने सिल्वर को खो कहा, सिल्वर गो। यहां पर सिल्वर ने कॉपर को खो कहा, कॉपर घूर दिया चुपचाप वापस, नहीं हो पाएगा। सिल्वर का दम नहीं है कॉपर की तरफ घूरने का, समझ आ रहा है कुछ, सकेज का नहीं रे, उसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा वो। ये वाला रिएक्शन संभव नहीं है, भरे बैलेंस दिख रहा हो, ठीक वैसे ही है जैसे कि तुमको अभी मैं 2000 kg का उठा दिया था और तुम एकदम सीधे खड़े थे, तुम थोड़ी ना 2000 kg में सीधे खड़े रहोगे, चुपचाप लेट लोगे, कोई बात नहीं, मर रहा हूँ बोलोगे, हैं मैं तो चरपटा गया बोलोगे, और क्या, ठीक। मच्छर को ऐसे मार देते हैं तो जैसे हो जाता है ना, वैसे हो जाओगे, समझ रहे हो, हाँ।
तो किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता की गणना करना, अगर किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए E0 सेल का मान 0 से अधिक है अर्थात धनात्मक है तो रेडॉक्स अभिक्रिया संभव होती है, अन्यथा संभव नहीं होती। रेडॉक्स अभिक्रिया केवल तभी संभव है जब E0 सेल का मान क्या है, पॉजिटिव है। अगर E0 सेल का मान पॉजिटिव नहीं है तो रेडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं है। सिंपल। यह हो गया हमारा तीसरा अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्रमांक 4, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करना। अम्ल वो जो H+ त्यागे, है ना, फ्री का आता है, त्याग देगा। हाँ, मतलब H+ त्यागे बोलने का मतलब फ्री का थोड़ी ना आता है, जब जरूरत पड़ेगी तो त्यागेगा। कुछ धातु क्या होते हैं कि अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर लेते हैं, जैसे सोडियम, जिंक। अम्ल में सोडियम डालो, हाइड्रोजन बुलबुला बन के निकल जाता है एकदम, है ना, इतना जोर से निकलता है कि कान में से लगाओगे ना सू करता है। समझ आ रहा है? सोडियम डाल दो किसी अम्ल में, पूरा सू करेगा, समझे? ऐसे कान में सुन सकते हो, हवा निकलना सुनाई देता है, इतना जोर से निकलता है। समझ रहे हो? हैं? और कॉपर में डाल दो अम्ल को और सुनते रहो, जिंदगी भर में एक ठो सू भी नहीं करेगा। समझे ना? कुछ नहीं, वो त्याग ही नहीं सकता, भगा ही नहीं सकता, है ना? ठीक। देखना, तुम अगर बैठे हो ट्रेन में जा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भाई, है ना, मान लो जनरल बोगी में बैठे हुए हो, है ना, तो कुछ लोग आकर के तुमको बोलेंगे खाली है, तुम क्या बोलोगे? नहीं भैया भैया, तो क्या होगा? बंदा निकल लिया, कमजोर पार्टी है। ठीक है। कुछ ऐसे टैलेंटेड अंकल आंटी होते हैं जो बोलते थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा बहुत दर्द दे रहा, और तुम थोड़ा सा खिसकते हो, इतना सा इतना सा, और इतने से में वो बैठना चालू करता है, और बाद में तुम इतने से में बैठे रहते हो। समझ रहे हो ना? वो तुम्हारे ऊपर फैल के सो गया रहता है ऐसे, है ना, और तुम सोच रहे होते हो इसका खून कर दूं, इतना सा बोल करके पूरा घुस गया है ना। ठीक है, वो प्रबल पार्टी है, तुम्हें प्रतिस्थापित कर दिया। समझ आ रहा है? तो कुछ चीजें होती हैं जो प्रतिस्थापित कर पाती हैं और कुछ नहीं हो कर पाती। जैसे कि अगर तुम जिंक का HCl से रिएक्शन कराओ या H2SO4 से HNO3 से किसी से भी कराओ, तो ये ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन पतली कली से सटक लेगा लंबा। वहीं अगर तुम यहाँ पर मान लो सिल्वर ले लो और उसका HCl से रिएक्शन कराओ, तो तुम देखोगे कि ये आसानी से HCl से रिएक्शन नहीं करेगा, AgCl नहीं बनेगा। तो ये दोनों रिएक्शन देखने से लग रहा है कि हाइड्रोजन निकल जाएगा, पर नीचे वाला रिएक्शन संभव नहीं है, ये गलत है, मैंने गलत लिखा है यहाँ पर। तुम रेडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता चेक कर लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता चेक कर लो, इसमें तुमको पता चल जाएगा कि नीचे वाला घोल घपला है। ध्यान दो, यहाँ कितना है? 0, यहाँ +2, यहाँ हाइड्रोजन +1, यहाँ 0। तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जिंक में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो E0 सेल निकालोगे तो क्या निकलेगा? E0 सेल इज इक्वल टू E0 2H+2H2 माइनस E0 Zn +2 2Zn 0 माइनस -0.76 आ गया, प्लस 0.76 होगा। यहाँ देखो 0 से +1 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 अपचयन। अगर E0 सेल निकालोगे तो स्लोप कैसा कहता है? E0 2H+2H2 माइनस E0 Ag+2Ag 0 माइनस +0.80 माइनस 0.80 नहीं होगा। नहीं होगा। तो चांदी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता।
वो अच्छा खो खो नहीं खेलता है, वो जाके खो नहीं कर सक रहा है। बट कॉपर नहीं, सॉरी जिंक वो करेगा। कॉपर भी है, दे नहीं सकेगा सिल्वर। कैसे जानोगे? कौन कौन करेंगे, कैसे जानोगे? देखो बता रहा हूँ, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहीं पे हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन के ऊपर में जितने हैं सब नाकारे, नालायक, कोई हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। बट नीचे जितने हैं सब नाकारिणी है, इनके पास कार है, ये सक्षम है, ये कर पाते हैं। अम्ल से हाइड्रोजन निकलवे बोलते हैं, चुपचाप हाइड्रोजन पूंछ दबा के निकल लेता है, समझ रहे हो ना, वो गैस हाइड्रोजन निकल जाती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सभी धातु जो जिनकी स्थिति हाइड्रोजन के नीचे स्थित है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाते हैं, वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाते हैं, और जिनकी स्थिति हाइड्रोजन के ऊपर है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाते। आया? अम्ल से हाइड्रोजन कौन विस्थापित कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा? तो नीचे वाले कर पाएंगे, ऊपर वाले नहीं कर पाएंगे। समझ आया? ठीक, तो ये हो गया अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करने का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्रमांक 5, इसको बोलते हैं धातु निष्कर्षण में। किसमें? धातु निष्कर्षण में। धातु का निष्कर्षण, जितना धातु यूज करते हैं, क्या क्या यूज करते हो? लोहा, खिड़की का जाली बनाते हो, कॉपर, घर में वायर लगाते हो, है? पीतल, तांबा, उनमें भी तो लगता है ना। ठीक, चांदी, पायल, अंगूठी, सोना, दुनिया इसी के लिए पागल है ना। ठीक है, कुछ लड़के भी चैन पहन पहन के घूम रहे होते हैं ना, नहीं, मोटा मोटा चैन पहन के घूम रहे हैं, है ना। कभी कभी तो पूछने का मन करता है, बता पट्टा किधर है। मेरे को बहुत शौक है कि मैं एक रॉटवाइलर लूँ, मालूम, मस्त बड़ा वाला, और उसके ऊपर इतना मोटा का सिल्वर कलर का चैन लगाऊं। ठीक है, ऐसा मेरा मन है। ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं रहा, तुम लोग उसका अन्यथा ना लो, है ना। धातु निष्कर्षण में ये सारी धातुएं जो हम ढूंढते हैं, है ना, जो भी जानते हैं, चांदी, सोना, लोहा, तांबा, टीन, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनका निष्कर्षण किया जाता है ना। ठीक, कुछ ही धातु जैसे सोना तो मुक्त अवस्था में मिल जाता है ना। तुम जानते हो कि सोना जो है वो शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, बस उसे पृथक करना होता है, छांट के अलग करना होता है ना। अब अगर तुम्हें कोई ये बोले कि तुम मेरे को 2 किलो लोहा दो, मैं तुम्हें 1 किलो सोना दूंगा, तो तुम हाँ नहीं बोल दोगे? अबे एकदम हाँ, किलो भर सोना दे रहा है 2 किलो लोहे में, तो 2 किलो लोहा तो आदमी कबाड़ी में घर में ढूंढ ले कहीं से, है। और 1 किलो सोना मतलब भाई 10 ग्राम का 60,000 हो गया है। हे भगवान, बहुत पैसा, बहुत। ठीक, तो ये किया जा सकता है। हम कर क्या सकते हैं कि महंगी धातु को प्राप्त करने के लिए सस्ती धातु को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उसका बलि चढ़ा सकते हैं, है ना। ठीक, जैसे कि साल भर पढ़ने से अच्छा है कि 7 नारियल बद दो, देवी माँ 7 नारियल लेके 90% दिलवा दे। करते ना हम लोग ऐसा। साल भर पढ़े नहीं, नारियल से हो जाना है तो काहे पढ़ेंगे, हैं? नहीं होने का नारियल से, बाद में फेल हो जाओगे, है ना। नारियल भरोसे मत रहना, पढ़ो, समझ रहे हो। तो सस्ता काम दे करके, सस्ती चीज दे करके महंगी चीज मिल रही है तो किया जा सकता है। जैसे कि एक विधि है मैकआर्थर फॉरेस्ट विधि, मैकआर्थर फॉरेस्ट विधि। ऐसा नाम तो सुन करके ऐसा लगेगा जाने मैंने बहुत ही बड़ा कुछ बताऊंगा, कुछ ऐसा नहीं है। मैकआर्थर फॉरेस्ट विधि एक विधि है। इस विधि की सहायता से हम चांदी का निष्कर्षण करते हैं। किसका निष्कर्षण करते हैं? चांदी, है ना। ठीक, ये पता किया जा सकता है कि साईं के मुकुट में, चांदी का जो मुकुट है उसका वजन कितना है ना। तुम गूगल करो तो मिल जाएगा ना, महंगी है ना। ठीक, लोहे का मुकुट कोई चढ़ाएगा साईं भगवान को? क्यों नहीं चढ़ा सकता। जितना चांदी धातु है उतना लोहा धातु है, पर चढ़ाएगा नहीं क्योंकि वो सस्ता है ना, है ना। तो उसमें तुम अपने आप को रिच नहीं साबित कर रहे हो, है ना। भगवान को मुकुट चढ़ा करके हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम अमीर हो गए, है ना। उसमें भगवान खुश होते होंगे कि गुस्सा होते होंगे, पता नहीं, है ना। ठीक, पर हम महंगी चीजें चढ़ाते हैं, सोने
का चढ़ाते हैं, चांदी का चढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ चांदी का निष्कर्षण देखेंगे। चांदी का निष्कर्षण में सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड AgCN2 ये है। सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड का यहां पर चांदी है। इसमें मेरे को अगर चांदी को निष्कर्षित करना है तो मैं कौन सी धातु का उपयोग करूं, किस धातु को वहां रखूं कि वो चांदी को निष्कर्षित कर देगा। तो इसको इस तरह समझ सकते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक सक्रियता बढ़ती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक सक्रियता क्या होती है, बढ़ती है। तो जो नीचे स्थित धातु होते हैं वो ऊपर स्थित धातु से अधिक सक्रिय होते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में चांदी के नीचे जितनी भी धातुएं उपस्थित हैं वो सब चांदी को विस्थापित कर सकती हैं, उसे निष्कर्षित कर सकती हैं। अब मान लो तुम लिस्ट देख लिए कि चांदी के नीचे कॉपर भी है, जस्ता भी है ना, ठीक, और भी बहुत सारी धातुएं हैं, है ना, तुम देख सकते हो लिस्ट में। अब उनमें से कौन सा उपलब्ध है, क्योंकि जो उपलब्ध है वो सस्ता है ना। जिस सीजन में टमाटर मिलता है वो टमाटर 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो हो जाता है, और नहीं मिलता तो उधर 90 रुपये 100 रुपये 120 रुपये किलो हो जाता है, ठीक। तो जो उपलब्ध है वो सस्ता है ना। जिसके घर के पिछवाड़े में मुनगा का पेड़ होता है ना, उसको मुनगा कभी अच्छा नहीं लगता, उदाहरण मैं हूँ, ठीक है। और जिसके नहीं होता बेचारा मुनगा खरीद के ले जाके जाता है, ठीक है, समझ आया। तो जिसके घर के पिछवाड़े मुनगा का पेड़, उसको थोड़ी ना अच्छा लगेगा। उपलब्ध है, सस्ता है, जब मन करे मुनगा तोड़ लो, है ना। और टॉर्चर होता है, फिर सवेरे मुनगा, शाम को मुनगा, अगले दिन फिर सवेरे मुनगा, 3-3 4-4 टाइम डंडा चबाने के बाद आदमी क्या बोलेगा, नहीं खाऊंगा नहीं बोलेगा, है ना। तो वही है, जो उपलब्ध है वो सस्ता है ना। तो यहाँ पर हमारे को बहुत सारी धातुओं का लिस्ट मिल जाता है जिससे हम उपलब्ध और सक्रिय धातु का चुनाव कर सकते हैं, है ना। यू हैव 4 ऑप्शन कि तुमको पोहा खाना है, तुम हलवा खाना चाहते हो, तुम पराठा खाना चाहते हो, आलू पराठा, है ना, ठीक, तुमको मैगी खिला दें या मोमोज खाओगे। ऐसे करके 5 ऑप्शन देने से तुम सोचोगे क्या खाऊं, है, और मम्मी बैठ चुपचाप पराठा खाए बोलेंगे तो क्या करोगे, ठोसना है, नो ऑप्शन तो, है ना। बट वी हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शन, है ना। हमारे को कोई भी धातु के नीचे स्थित सभी धातु निष्कर्षित कर सकते हैं। तो उनमें से किसी एक का चुनाव करेंगे। चुनाव करते समय याद रखेंगे कि जो धातु चुन रहे हैं वो सक्रिय हो, और साथ ही साथ ये भी रखेंगे कि वो उपलब्ध हो। तो उपलब्ध और सक्रिय धातु का चुनाव किया जा सकता है। तो चांदी एक संकुल के रूप में होता है, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड के रूप में। इससे चांदी को निकालने के लिए हम लोग जस्ते का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, जस्ते का। जस्ता मतलब जिंक। जब हम जिंक का उपयोग करते हैं तो जिंक सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड से रिएक्ट करेगा, और चांदी बाहर निकल जाएगा। चांदी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस विधि में हम जस्ते का चुनाव कर कैसे पाए, विद्युत रासायनिक श्रेणी से। किससे कर पाए, विद्युत रासायनिक श्रेणी से। धात्विक सक्रियता व उसका विस्थापन पता करें, कौन अधिक सक्रिय धातु है जो विस्थापित करेगा, नीचे धातु ऊपर वाली धातु से अधिक सक्रिय, वो उसे विस्थापित कर सकता है, ठीक। और कुछ सहायक अनुप्रयोग छोटे छोटे हो सकते हैं कि तुम जंग लगने की दर पता कर सकते हो। नीचे आने पर जंग लगने की दर बढ़ती जाती है, धातु अधिक सक्रिय होता जाता है। तापीय अपघटन वाला एक टॉपिक है कि कॉपर ऑक्साइड और उसके ऊपर के जो धातु हैं, कॉपर और उसके ऊपर स्थित जो धातु हैं, उनके जो ऑक्साइड है उन्हें गर्म करने पर वो धातु निष्कर्षित करते हैं। मतलब Cu2O या Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड जो होते हैं, उन्हें गर्म करने से कॉपर निकल जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है ना। इस तरह से कुछ छोटे छोटे अनुप्रयोग और हैं, पर मूलतः जो अनुप्रयोग हमारे काम के थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 5 मूल अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। पहला क्या देखे बेटा, पहला क्या, एनोड और कैथोड का अनुमान लगाना। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित कोई भी धातु इलेक्ट्रोड जो है, नीचे स्थित किसी भी इलेक्ट्रोड को कंपेयर करेंगे तो ऊपर वाला कैथोड नीचे वाला एनोड की तरह कार्य करेगा।
सेकंड देखेंगे हम लोग किसी संभावित ज्ञात अज्ञात विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। नॉट सेल निकल जाएगा 1.1 वोल्ट 3.85 वोल्ट, जैसे कि मैं 2 निकाल के बताया। किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता की गणना करना कैसे कर सकते हैं? अगर ई नॉट सेल का मान पॉजिटिव है तो संभव है, ई नॉट सेल का मान नेगेटिव या 0 है तो संभव नहीं है। अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करना। अम्ल से कौन हाइड्रोजन विस्थापित कर सकता है? तो वह धातु जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकते हैं, किंतु जो ऊपर स्थित है वो एकदम नहीं कर सकते। ठीक, धातु निष्कर्षण में हम किसी धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थित किसी धातु के नीचे स्थित सभी धातुओं का उपयोग उसे निष्कर्षित करने के लिए कर सकते हैं। तो नीचे स्थित धातुओं में से उचित धातु का चुनाव जो सक्रिय और उपलब्ध हो किया जा सकता है और उसकी सहायता से हम धातु निष्कर्षण कर सकते हैं। जंग लगने की दर नीचे आने पर बढ़ती जाती है। ठीक है, हम कॉपर व उसके ऊपर स्थित सभी धातुओं के ऑक्साइड तापीय अपघटन द्वारा धातु मुक्त करते हैं। तो ये कुछ अनुप्रयोग हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया और इस तरह से विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग खत्म हो गए। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ते हैं बेटा, आगे नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। थैंक यू।